बीपीएससी में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारणा करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा का वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इन नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए और जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष में मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः प्रशस्त प्रभावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित की गई, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया। आर्य
समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पश्चात शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंस राज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालक किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लॉडबेस्टिक ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लॉडबेस्टिक, अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्लोन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की। इस सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही समाज बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोला। यह स्कूल लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। रामाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस विकल्प का उत्तर सही नहीं माना है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नरोजी फुरदोंजी था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडियन तथा नवजीवन महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रयास थे।
1873 ईस्वी में सत शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगी के साथ रहनुमाई मजदेवासन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बस 1919 में के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन को एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों द्वारा हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थे। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों ने प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। स्वामी सदानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सदानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा तथा उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति में वारन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। वारन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया।
इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षात्मक कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेज राजनीति शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्न में थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे नीति, अधीनस्थ पृथक की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ नीति। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत किया। देवद्वय शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी की दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम या यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। बेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सैन विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अपनी सीमाओं का रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बड़ार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की।
संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेज के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी जाती है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो 1877 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूत किया। लॉर्ड लीटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया, उस उपाधि की घोषणा की। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभुक्त किया। लॉर्ड लीटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। सरकार के झूठे अवांडर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान का गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा की सुधार की मांग की तथा इलवट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों का स्थान मध्यम वर्ग की ओर प्रधानता दी गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की सुधार की मांग, इलवट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों का स्थान मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिसने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इसे पद से हटाया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजाराम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजाराम मोहन राय था। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। मद्रास महाजन
सभा की स्थापना की गई तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में की गई। राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 ईस्वी में ए हमू द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. हम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए होमू ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो ए हमू ने। एलन एलन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन हमू भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृति पाठशाला बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई अब मुंबई में हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 38 प्रतिनिधित्व बम्बई महाप्रांत, 21 प्रतिनिधि मद्रास, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश एवं अवध, 3 से पंजाब से सम्मिलित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी की और ए होमो इसके सचिव थे। और अब ये आधुनिक भारत प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ।